नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जिनका प्रभाव सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था। एक ऐसे दूरदर्शी नेता जिनकी सोच अपने वक्त से सदियों आगे थी। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बेहद दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या किसी को अंदाजा है कि भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी का ग्रेट ग्रैंडफादर किसे माना जाता है? 17वीं सेंचुरी के राजाओं का जिक्र आते ही दिमाग में घोड़े, हाथी और जमीन पर लड़े गए युद्ध आते हैं, है ना? पर इस सवाल का जवाब बिल्कुल चौंका देने वाला है। तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज। आज के इस विश्लेषण में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो के साथ और इन सभी विजुअल तथ्यों के जरिए उनकी बहुआयामी सोच, सैन्य क्षमता और उनकी विजनरी राजनीति को बारीकी से समझेंगे। इस विश्लेषण में हम इन मुख्य विषयों पर बात करेंगे। उनका उदय, गोरिल्ला वॉरफेयर में उनकी महारत, उन्हें इंडियन नेवी का पिता क्यों कहा जाता है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनका विचार, उनका ऐतिहासिक राज्याभिषेक और आखिर में उनकी महान विरासत। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, शिवाजी महाराज का उदय। शिवनेरी किले से लेकर उनकी प्रारंभिक जीत का सफर। उनका जन्म 1630 में शिवनेरी किले में शाहजी भोसले और जिजाबाई के यहाँ हुआ। शुरुआती शिक्षा दादोजी कोंडदेव की देखरेख में हुई, जिसने प्रशासन की एक ठोस नींव रखी। और देखिए उनकी ये सैन्य क्षमता कितनी जल्दी सामने आई। सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी चतुर रणनीति और यहाँ तक कि कमांडर को रिश्वत देकर उन्होंने बीजापुर के किले पर अधिकार कर लिया था। कमाल की बात है ना? और ये तो बस एक शुरुआत थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अपने 35 साल के लंबे रणनीतिक सफर में उन्होंने करीब 300 से भी ज्यादा किलों पर जीत हासिल की। ये नंबर अकेले ही उनके स्वाधीन राज्य के विस्तार, रणनीतिक वर्चस्व और उनके अद्भुत साहस की पूरी कहानी बयान कर देता है। इस टाइमलाइन को देखिए। एक युवा रणनीतिकार से एक स्वतंत्र राजा बनने का सफर बिल्कुल साफ हो जाता है। 1630 में जन्म, फिर 1646 में सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरना किले पर कब्जा। आगे चलकर 1654 में समुद्री ताकत को पहचानते हुए मराठा नवल फोर्स की स्थापना, 1665 में पुरंदर की संधि और आखिरकार 1674 में उनका शाही राज्याभिषेक। एकदम तेजी से आगे बढ़ता हुआ सफर। दूसरा हिस्सा, उनकी छापामार युद्ध या गेरिल्ला वॉरफेयर रणनीति और स्वराज्य की रक्षा। आदिल शाही और मुगल साम्राज्य जैसी विशाल शक्तियों के सामने उन्हें लड़ना था। ऐसे में उनका सबसे बड़ा हथियार बनी गनीमी कावा रणनीति। ये एक ऐसी एडवांस छापामार टेक्निक थी जिसमें वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल दुश्मन पर अचानक हमला करने और तेजी से वहां से निकल जाने के लिए होता था। उनकी सेना भले ही छोटी थी, पर इतनी अनुशासित थी कि इन्हीं असाधारण तरीकों से उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं को मात दे दी। लेकिन एक अच्छा लीडर जानता है कि युद्ध में आक्रामकता के अलावा कभी कभी एक कदम पीछे हटना भी समझदारी होती है। 1665 की पुरंदर की संधि इसका सटीक उदाहरण है। मुगल कमांडर मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के साथ हुई इस संधि में उन्होंने अपने 23 किले और युद्ध का मुआवजा दे दिया। पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने पास 12 अहम किले बचाकर रखे। तो ये पूरी तरह से कोई हार नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक रुकावट थी ताकि सेना को भारी नुकसान से बचाया जा सके। और उनका दिमाग सिर्फ मैदान जंग में नहीं, प्रशासन में भी उतना ही तेज दौड़ता था। यहाँ अष्टाप्रधान मंडल को देखिए। 8 मंत्रियों की एक परिषद, जहां हर मंत्री का एक तय काम था। पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर का काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना था और अमात्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट संभालते थे। उस दौर के हिसाब से ये एक बेहद प्रोग्रेसिव और स्ट्रक्चर्ड आधार था। तीसरा विषय, भारतीय नौसेना के जनक और समुद्र की अहम शक्ति को पहचानना। अब इस तस्वीर के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस वक्त के ज्यादातर शासकों का ध्यान सिर्फ जमीनी युद्ध पर था, पर शिवाजी महाराज की नजर समुद्र की लहरों पर थी। उन्हें पता था कि जिसका समुद्र पर कंट्रोल होगा वही ताकतवर बनेगा। इसीलिए वेस्टर्न कोस्टलाइन पर उन्होंने ऐसे मजबूत किलेबंद बेस बनाए और 1654 में ही कल्याण के पास मराठा नेवल फोर्स की नींव रखी। ये एक सच में क्रांतिकारी कदम था। इस नेवल फोर्स के पीछे बहुत ठोस और रणनीतिक कारण थे। तटीय इलाकों को बाहरी दुश्मनों से बचाना, देश के जरूरी समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा करना और जहाज बनाने की स्थानीय और विदेशी तकनीक को आपस में मिलाना। और इन्हीं दूरदर्शी कदमों के चलते उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है।
यहाँ तक कि आज की भारतीय नौसेना के नए अष्टकोणीय मोहर की प्रेरणा भी महाराज की शाही सील से ही आई है। चौथा हिस्सा, महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित करना। एक ऐसी नैतिक सोच जो वक्त से बहुत आगे थी। उनके राज्य में महिलाओं को बेहद आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस ऊंची सोच के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी माता जीजाबाई का था। वो सिर्फ एक मां नहीं, उनकी पहली गुरु थीं। उन्होंने रामायण और महाभारत की कथाओं से उन्हें ज्ञान दिया, उनके अंदर धर्म और स्वाभिमान के बीज बोए, जिसने आगे चलकर स्वराज्य की महान बुनियाद रखी। और ये कोट इस बात को बखूबी साबित करता है कि उनका चरित्र कितना महान था। मुगल इतिहासकार और उनके कड़े आलोचक खाफी खान ने भी लिखा है कि महिलाओं के प्रति उनकी शिष्टता और कैंप में नैतिकता का कड़े ढंग से पालन उस वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए, जब एक कट्टर विरोधी भी ऐसी तारीफ करे तो समझना आसान हो जाता है कि उनके असूल कितने अटल रहे होंगे। पांचवा हिस्सा, उनका भव्य राज्याभिषेक और हिंदवी स्वराज की सिद्धि। अब इतने बड़े इलाके पर अधिकार होने के बावजूद उनके पास औपचारिक टाइटल नहीं था, तो अपने राज्य को मान्यता दिलाने के लिए 6 जून 1674 को रायगढ़ फोर्ट में एक बेहद आलीशान आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक और भावनात्मक पल का गवाह बनने के लिए लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए, जहां औपचारिक रूप से उन्हें राजा स्वीकार किया गया। ये पूरा समारोह वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। वाराणसी के पंडित गगा भट्ट ने इसे कराया। देश की 7 पवित्र नदियों का जल उनके मस्तक पर अर्पित किया गया। इसमें सबसे भावुक पल वो था जब उन्होंने झुककर अपनी मां जीजाबाई के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। दुर्भाग्य से इसके कुछ ही दिन बाद उनकी मां गुजर गईं। इसी दिन उन्हें छत्रपति और नए युग की शुरुआत करने वाले शकाकर्ता की शाही उपाधियां मिली। आखिरी हिस्सा, एक दूरदर्शी की विरासत जो आज भी आधुनिक भारत के लिए प्रेरणा है। 1680 में भले ही उनका निधन हो गया, पर उनके आदर्श हमेशा के लिए अमर हो गए। उनका निष्पक्ष प्रशासन, नवी का निर्माण, गुरिल्ला युद्ध और समाज के हर वर्ग को सम्मान देना, यही सब मिलकर मराठा साम्राज्य की ऐसी ठोस नींव बने जिसने आगे चलकर अपना इतिहास खुद लिखा। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। 17वीं सेंचुरी के एक राजा के वो प्रगतिशील असूल भला आज के आधुनिक नेतृत्व और न्याय व्यवस्था को किस तरह राह दिखा रहे हैं? इस पर सभी को विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ कल की बात नहीं सिखाता, वो हमें आने वाले कल का बेहतरीन मार्गदर्शन भी करता है।